वेलकम बैक टू द वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण एक्सप्लेन्ड 10 ग्रेट लेसन्स फ्रॉम रामायण द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक राजा जिसने सब कुछ जीत लिया लेकिन अपनी ही जिंदगी हार गया। एक बेटा जो फर्ज के लिए जंगल चला गया। एक रानी जिसके एक ही फैसले ने पूरी दुनिया बदल दी। और एक जंग जो सिर्फ तीरों से नहीं बल्कि इंसान के अंदर के अंधेरों से लड़ी गई। यू गेस्ड इट राइट दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रामायण की। दोस्तों, अगर हम दुनिया की सबसे पुरानी और इन्फ्लुएंशियल कहानियों की बात करें तो रामायण उनमें से एक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। यही वजह है कि हजारों सालों से रामायण की कहानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है। रामायण का मतलब है द जर्नी ऑफ राम, यानी कि राम का सफर। रामायण के बहुत से वर्जन्स मौजूद हैं क्योंकि सदियों के दौरान मुख्तलिफ रीजन्स और कल्चर्स ने इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाया और लिखा। लेकिन ट्रेडिशनली जो ओरिजिनल वर्जन माना जाता है वो एक ग्रेट सेज वाल्मीकि से एट्रीब्यूट किया जाता है। हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक वाल्मीकि श्री राम के दौर में जिंदा थे, इसीलिए कई लोग रामायण को सिर्फ एक लिटरेरी एपिक नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल या सीक्रेट नैरेटिव के तौर पे भी देखते हैं। आज के दौर में भी श्री राम हिंदू कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट डेइटीज में से एक हैं। लेकिन रिलीजियस बिलीफ के मुताबिक श्री राम का कॉन्सेप्ट असल में एक एंशिएंट किंग के कैरेक्टर पर बेस्ड है जिसे लॉर्ड राम कहा जाता है। ऑल्दो इट्स डिबेटेबल, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उनका जमाना रफली 12,000 BC के करीब था। रामायण को अपने दौर की सबसे पुरानी एपिक्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत पुरानी है। असल में रामायण एक ऐसी नैरेटिव ट्रेडिशन बन चुकी है जिसने हजारों सालों से साउथ एशिया और उसके बाहर भी लोगों के सोचने का तरीका, उनके मॉरल वैल्यूज और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। ये कहानी सिर्फ एक हीरोइक एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है जिसमें ड्यूटी, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और लीडरशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। रामायण की कहानी में एडवेंचर भी है, रोमांस भी है, पॉलिटिकल इंट्रिग भी है और सबसे बढ़कर कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो ड्यूटी, सैक्रिफाइस और ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अहम सवाल उठाते हैं। ट्रेडिशनल बिलीफ्स के मुताबिक रामायण को एक एंशिएंट सेज ने कंपोज किया था जिनका नाम वाल्मीकि था। वाल्मीकि को अक्सर आदि कवि यानी पहला पोइट कहा जाता है क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन को संस्कृत पोइट्री की अर्लीस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल्स में शुमार किया जाता है। रामायण असल में संस्कृत जबान में लिखी गई थी जिसमें तकरीबन 24,000 वर्सेज यानी कि श्लोक शामिल हैं जो एक पोएटिक मीटर में कंपोज किए गए हैं। इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन में रामायण को अक्सर इतिहास की कैटेगरी में रखा जाता है। इतिहास का लफ्ज असल में इतिहासा से निकला है जिसका लिटरल मतलब होता है ऐसा ही हुआ था या दिस इज हाउ इट हैपेंड। इसीलिए ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में रामायण को सिर्फ एक फिक्शनल या इमेजिनेटिव स्टोरी के तौर पर नहीं बल्कि इसे एक ऐसा हिस्टोरिकल नैरेटिव माना जाता है जिसमें बताए गए कैरेक्टर्स और इवेंट्स को रियल या हिस्टोरिकली रूटेड समझा जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदू मजहब में भी इस बात पर बहस होती है कि क्या रामायण या महाभारत वाकई में ट्रू स्टोरीज हैं या फिर ये सिर्फ मेटाफोर्स हैं। हम लोग आज इस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि रियलिटी ये है कि रामायण और महाभारत आज हर हिंदू घराने की कल्चरल मेमोरी और मॉरल हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि इन कहानियों का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट या लर्निंग प्रोवाइड करना नहीं बल्कि ये किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज, एथिकल कल्चर और कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रामायण की खास बात यह है कि ये कहानी सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। सदियों के दौरान जब ट्रेड रूट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ते गए तो रामायण की स्टोरी साउथ ईस्ट एशिया के मुख्तलिफ रीजन्स तक फैल गई। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और लाओस जैसे मुल्कों में भी रामायण के लोकल एडेप्टेशंस मिलते हैं जहाँ कहानी को लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिखा गया है। लेकिन आखिर रामायण की कहानी है क्या और इस कहानी से हम लोग क्या क्या कुछ सीख सकते हैं, आज की वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वाल्मीकि ने रामायण लिखी क्यों, इसके पीछे उनका पर्पस क्या था, तो इसका जवाब रामायण के स्टार्ट में ही मिल जाता है। वाल्मीकि दरअसल एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो तमाम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का परफेक्ट एग्जाम्पल हो। इसीलिए वो डिवाइन सेज नारदा से कुछ ये पूछते हैं, Who really is that person in this present world who is virtuous and vigorous, a conscientious one who is mindful of good deeds done to him, and also a speaker of truth, and who is determined in his deed? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नेक हो, हिम्मत वाला हो, जो सही और गलत को समझता हो, जो लोगों के एहसान को याद रखता हो, जो हमेशा सच बोलता हो और जो अपने फैसलों पर मजबूती से कायम रहता हो? Who is appropriate in disposition, who is interested in welfare of all beings, who is the adept and also an able one, also uniquely pleasant to look at.
यानी कि वो जिसका मिजाज बैलेंस्ड हो, जो तमाम मखलूक की भलाई चाहता हो, जो केपेबल और कॉम्पिटेंट हो और जिसकी पर्सनैलिटी इतनी पुरकशिश हो कि उसे देखकर लोगों को खुशी महसूस हो। आगे वो कुछ ये लिखते हैं, हु इज दैट सेल्फ कंपोज्ड वन हु कंट्रोल्ड हिज आयर, हु इज ब्रिलियंट, नॉन जेलस, एंड whom do even the gods fear when provoked to war। कौन ऐसा इंसान है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता हो, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हो, जो ब्रिलियंट हो, जिसके दिल में हसद ना हो, और जब जरूरत पड़े तो जिसकी ताकत और हिम्मत ऐसी हो कि जंग में उससे के हत्ता के देवास भी डर जाएं। All this I wish to listen from you, oh great sage, you are competent to know this kind of man, and indeed my inquisitiveness is immense। Thus Valmiki inquired with Narada। यानी कि वो इन सब क्वालिटीज वाले इंसान के बारे में नारदा से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुम्हें किसी ऐसे शख्स का पता है और तुम ही हो जो मेरी इस विश को पूरा कर सकते हो। वो वाल्मीकि से कहते हैं कि तुमने जो क्वालिटीज बताई है ना, वो वाकई में बहुत रेयर हैं, नापैद हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसमें ये तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं। इक्ष्वाकु डायनेस्टी में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसे लोग राम के नाम से जानते हैं। राम एक ऐसे इंसान है जो अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, बहुत बहादुर हैं, उनकी पर्सनालिटी रोशन और इम्प्रेसिव है, वो अपने फैसलों पर मजबूती से कायम रहते हैं और अपनी सेंसेस और डिजायर्स पर भी कंट्रोल रखते हैं। अगर हम रामायण को अनफोल्ड करें तो इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, लॉर्ड राम, उनकी वाइफ सीता, उनके भाई लक्ष्मण और रावण। इनके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको स्टोरी में आगे पता चलेंगे। रामायण की कहानी स्टार्ट होती है अयोध्या से। अयोध्या उस जमाने का बहुत ही प्रॉस्परस और ग्रेट शहर था, बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान्ड। अयोध्या के लोग काफी डिसिप्लिन्ड, धार्मिक और वेल्दी थे और वहां क्राइम रेट बहुत ही लो था। अयोध्या के रूलर का नाम था किंग दशरथ, जो कि बहुत पावरफुल और रिस्पेक्टेड रूलर माना जाता था। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, रॉयल मिनिस्टर्स थे और इसकी रेपुटेशन एक जस्ट किंग की थी, मतलब वो एक इंसाफ करने वाला इंसान था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किंग दशरथ की 3 क्वींस थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनका कोई भी बेटा नहीं था। इसी बात को लेकर किंग दशरथ बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके बाद उसकी किंगडम को रूल करने वाला कोई नहीं था। काफी सालों बाद कुछ स्पेसिफिक हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हुए किंग दशरथ के घर 4 बेटों की पैदाइश हुई। एक राम जो कि कौशल्या के बेटे थे, एक भरत जो कि कैकेयी के बेटे थे और बाकी 2 थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो कि सुमित्रा के बेटे थे। इन चारों प्रिंसेस को डिवाइन इनकारनेशन माना जाता है, खास तौर पर लॉर्ड राम को, जिनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। इन चारों प्रिंसेस की बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो वेदा सीखते हैं, वॉरफेयर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्चरी और मिलिट्री स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, मगर इन सब में सबसे ज्यादा केपेबल राम ही होते हैं। राम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि कैरेक्टर और मोरालिटी में भी इन सबसे सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफी काम, डिसिप्लिन, ट्रूथफुल और कंपैशनेट है। इसीलिए अयोध्या के लोग लॉर्ड राम को बहुत पसंद करते हैं। अपने भाइयों में राम सबसे ज्यादा लक्ष्मण के क्लोज हैं, क्योंकि बचपन से दोनों ने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है, इसीलिए वो एक दूसरे के क्लोज कंपेनियन है। जब राम तकरीबन 16 साल के थे तो उस वक्त ऋषि विश्वामित्रा अयोध्या आते हैं। वो दशरथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि राम को उनके साथ भेजें, क्योंकि वो अपने इलाके में ईवल फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईवल फोर्सेस यानी कि राक्षसस। किंग दशरथ पहले तो मना करते हैं क्योंकि राम अभी बहुत छोटे हैं, बहुत यंग है, लेकिन बिलाखिर वो विश्वामित्रा की बात मान जाते हैं और लॉर्ड राम और लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं। वहां लॉर्ड राम क्या खूब तरीके से अपनी बैटल लड़ते हैं और अपनी स्किल से विश्वामित्रा को इंप्रेस कर देते हैं। विश्वामित्रा राम और लक्ष्मण को जंग के बाद मिथिला ले जाते हैं, जहां का रूलर है किंग जनक। जनक की बेटी है सीता, जिनके लिए वो रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो एक स्वयंवर अरेंज करते हैं, जिसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी शिवा का डिवाइन बो यानी कि शिव धनुष उठाकर उसे स्ट्रिंग कर देगा, वो सीता का हकदार होगा। इस इवेंट में बहुत से अलग अलग इलाकों के प्रिंसेस आए हुए होते हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। लेकिन लॉर्ड राम इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और इसी जीत की वजह से उनकी शादी सीता से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में दूसरी तरफ काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था, किंग दशरथ की बीवी कैकेयी उनसे एक रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट ये होती है कि वो उनके बेटे भरत को गद्दी नशीन बना दे, यानी कि किंग दशरथ के बाद सारी किंगडम भरत की होगी। दशरथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ये ड्यूटी राम को देना चाहते थे। लेकिन बहुत साल पहले एक दफा उनकी बीवी कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। तब किंग दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि तुम कोई भी 2 चीजें मुझसे मांग सकती हो, जिसके जवाब में कैकेयी कहती हैं कि जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। कैकेयी को महसूस हुआ कि अब सही वक्त आ गया है, लिहाजा उन्होंने भरत के लिए किंगडम मांगी
और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो लॉर्ड राम को 14 साल के लिए वनवास पे भेज दें। वनवास का मतलब होता है जंगल में या अपने घर से दूर कुछ टाइम के लिए बसना या रहना, अक्सर किसी पनिशमेंट या शिक्षा यानी एग्जाम के तौर पर। राम ने ये बात मान ली और वो अपनी बीवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। मतलब अयोध्या को छोड़कर एक जंगल में चले गए जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं थी और ना उनके पास कोई आर्मी थी। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में अपनी जिंदगी बहुत सिंपल और डिसिप्लिन तरीके से गुजारने लगे। वो पेड़ों के नीचे रहते, नदियों से पानी पीते और जंगल से ही अपने खाने पीने का इंतजाम करते। राम और लक्ष्मण अक्सर अपनी ट्रेनिंग और धर्म की प्रैक्टिसेस में बिजी रहते और सीता घर के काम में मसरूफ रहती। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई जिसका नाम शूर्पणखा था। वो राम से बहुत इम्प्रेस हो गई और उसे शादी की ऑफर की, मगर राम ने पोलाइटली उसे रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ से शूर्पणखा की सीता को लेकर जेलसी डेवलप हुई और उसने वापस जाकर अपने भाई रावण को सब कुछ बता दिया। रावण लंका का किंग था और बहुत ही पावरफुल था। वो अपनी आवाम पे बहुत जुल्म किया करता था। जब उसने अपनी बहन का दुख सुना तो उसने सीता को किडनैप कर लिया। सीता के किडनैप होने की न्यूज सुनकर राम का दिल टूट गया, लेकिन वो होपलेस नहीं थे। उन्होंने अपनी हिम्मत और धर्म का सहारा लेते हुए सीता को बचाने का प्लान बनाया। लक्ष्मण भी राम के साथ थे और उन्होंने जंगल में ही एक आर्मी तैयार की जिसमें उनके दोस्त और वानर सेना के लोग भी शामिल थे। इसी दौरान लॉर्ड हनुमान राम के पास आए और उन्हें बताया कि वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हनुमान ने राम को लंका तक सीता की तलाश में ले जाने और रावण से लड़ने में बहुत मदद की। हनुमान खुद लंका गए, सीता को ढूंढा और उसे राम की तरफ से मैसेज भी दिया कि राम जल्द ही उसे बचाने आएंगे। राम और वानर सेना ने लंका के साथ वॉर शुरू की और वॉर काफी लंबी चली, लेकिन राम की हिम्मत, धर्म और सही नीयत ने उन्हें हर चैलेंज से जीत दिलाई। आखिरकार राम ने रावण को हरा दिया और लंका के लोगों को रावण के जुल्म से भी आजादी दिलाई, जिसके बाद राम सीता को अपने साथ अयोध्या वापस ले आए और वहां के किंग बने। राम की ये कहानी हिंदू कल्चर में बच्चे बच्चे को सुनाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इस कहानी में कुछ ऐसे की टेक अवेज हैं जो आपको आपकी जिंदगी बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। रामायण की कहानी में सबसे पहला लेसन है अपहोल्डिंग धर्मा, यानी कि अपने धर्म पर कायम रहना। धर्म का मतलब होता है सही काम करना, इंसाफ करना और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इस कहानी में लॉर्ड राम को धर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। जब उन्हें वनवास के लिए कहा गया तो वो मना भी कर सकते थे, अपनी पावर का इस्तेमाल करके किंगडम को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर का कहना माना, अपनी मॉरल ड्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और कोई भी कंप्लेन किए बगैर वनवास चले गए। इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत लेसन यह है कि इंसान की जिंदगी में जब टफ तरीन सिचुएशन आती है ना, जब बहुत ही सख्त चैलेंज होता है, तब भी इंसान को अपने प्रिंसिपल और मॉरल वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम धर्म पे कायम रहते हैं तो बिलाखिर जीत सच्चाई की ही होती है। रामायण से हमें दूसरा सबक मिलता है परसिवेरेंस का, जिसका मतलब है लगातार कोशिश करते रहना और मुश्किलात के बावजूद हिम्मत ना हारना। जब रावण ने सीता को किडनैप कर लिया तो लॉर्ड राम के लिए बहुत मुश्किल थी। उन्हें ना सिर्फ सीता को ढूंढना था बल्कि रावण की इतनी पावरफुल आर्मी को भी फेस करना था, अपने आप को, अपनी आर्मी को तैयार करना था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिश करते हैं, दोस्त बनाते हैं, वानर सेना को ऑर्गेनाइज करते हैं और आखिरकार लंका तक पहुंचकर रावण को हरा देते हैं। लिहाजा रामायण से एक और बहुत ही खूबसूरत लेसन जो हम सीख सकते हैं वो ये कि जब भी आपके ऊपर मुश्किल आए तो आपने घबराना नहीं है। इफ यू परसिवेयर और आप डिटर्मिन्ड होकर एक काम देर तक करते रहते हैं तो बिल आखिर जीत आप ही की होगी। तीसरा सबक है लॉयल्टी एंड फैमिली लव। राम, लक्ष्मण और सीता के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लॉयल्टी और सेक्रीफाइस की एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। जब राम को 14 साल के वनवास के लिए कहा जाता है तो उनके भाई लक्ष्मण बगैर किसी कंप्लेन के उनके साथ जंगल में चले जाते हैं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे रिमार्केबल बात यह है कि भरत भी जानते हैं कि इस गद्दी के असल हकदार लॉर्ड राम ही है। लिहाजा वो किंगडम को अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं। इनफैक्ट वो लॉर्ड राम को बुलाने भी जाते हैं, लेकिन राम वापस आने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह इस कहानी में सीता का भी कमाल रोल है। वो क्या जबरदस्त और एग्जेम्पलरी वाइफ है। शौहर के साथ चाहे जितना भी मुश्किल वक्त हो वो उनके साथ मिलकर गुजारेंगी। लॉर्ड राम का भी कैरेक्टर देखें कि जब एक खूबसूरत लड़की उन्हें शादी के लिए अप्रोच करती है तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ फेथफुल और लॉयल है। इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत लेसन यह है कि जब भी किसी फैमिली के ऊपर बुरा वक्त आए तो सारे फैमिली मेंबर्स को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रामायण से चौथी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं वो है ह्यूमिलिटी। रामायण में हनुमान का कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है। हनुमान राम के सबसे डिवोटेड फॉलोअर थे और उनकी पर्सनैलिटी सेल्फलेस सर्विस, स्ट्रॉन्ग फेथ और ह्यूमिलिटी की मिसाल है।
हनुमान के पास बहुत ही ताकत, स्ट्रेंथ और पावर थी, लेकिन वो कभी भी इस पावर को लेकर घमंड का शिकार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा इस पावर को इस्तेमाल किया लॉर्ड राम की हेल्प के लिए। इस वाक्य से हम लोग दो बातें सीख सकते हैं। एक तो ये कि वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ आवर एबिलिटीज एंड स्किल्स, और हमें अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। रामायण से पांचवी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं वो ये कि हमें कभी भी फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। जल्दबाजी के फैसले अक्सर बुरे नतीजों तक ले जाते हैं। इसकी मिसाल भी आपको लॉर्ड राम में मिलती है। जब सीता किडनैप होती है तो वो फौरन उसका नी जर्क रिएक्शन नहीं देते। वो अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं, पावरफुल बनाते हैं और उसके बाद रावण के ऊपर अटैक करते हैं। रामायण से छठा सबक हमें यह मिलता है कि हमेशा नेकी की बदी के ऊपर जीत होती है। रामायण का सबसे पावरफुल मैसेज है ये कि आखिरकार अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत जाती है। इस कहानी में राम और रावण की जंग असल में गुड और इवल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती है। रावण बेशक एक बहुत पावरफुल रूलर था, उसके पास एक बहुत ही तगड़ी आर्मी थी, लेकिन उसने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया, लोगों पर जुल्म किया और उनको दबाया। दूसरी तरफ लॉर्ड राम सच्चाई, इंसाफ और धर्म पर कायम रहते हैं और बिल आखिर यही सच्चाई उनकी विक्ट्री की कॉज बन जाती है। सातवां लेसन है रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। रामायण हमें यह सिखाती है कि हमें हर तरह के इंसान और हर तरह की मखलूक के साथ काइंडनेस और जस्ट तरीके से पेश आना चाहिए। लॉर्ड राम हर तरह के शख्स को भरपूर रिस्पेक्ट देते थे, तो चाहे वो लोग उनसे ज्यादा पावरफुल हों या फिर उनसे कमजोर। जो शख्स दूसरों को रिस्पेक्ट देता है बदले में उसी को रिस्पेक्ट मिलती है। आठवां सबक जो हमें रामायण से मिलता है वो है रोल ऑफ अ जस्ट लीडर, यानी कि एक इंसाफ पसंद लीडर का रोल। जब राम वापस अयोध्या आते हैं और राजा बनते हैं तो उनका दौर राम राज्य के नाम से मशहूर होता है। इस दौर को एक आइडियल लीडरशिप की मिसाल माना जाता है, जहाँ इंसाफ, स्टेबिलिटी और लोगों की वेलबींग को प्रायोरिटी दी जाती है। लिहाजा अच्छा लीडर वो है जो फेयर हो, कंपैशनेट हो और अपने लोगों का ख्याल रखे। नवा लेसन जो हमें रामायण से मिलता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, यानी कि सब्र की अहमियत। रामायण में सीता का कैरेक्टर पेशेंस की बेस्ट एग्जांपल है। जब रावण उन्हें लंका ले जाता है तो वो बहुत मुश्किल और पेनफुल सिचुएशन में होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी डिग्निटी और फेथ को नहीं छोड़ती और पेशेंस के साथ सही वक्त का इंतजार करती हैं। लिहाजा दोस्तों, जिंदगी में आपका एक बहुत बड़ा एसेट आपका पेशेंस कैपिटल है। अगर आप पेशेंटली सब्र के साथ जिंदगी गुजारना सीख गए तो मैंने आपको कहा ना, बिल आखिर जीत आप ही की होगी। और दोस्तों, 10वां और आखिरी लेसन रामायण का यह है कि ये सिर्फ हिंदू कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैसेज यूनिवर्सल है। आपका फेथ कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद भी आप रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लॉर्ड राम की कहानी का ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं, बल्कि इसका मैसेज पूरी कायनात के लिए। अगर आप रामायण को बगैर किसी प्रेजुडिस, बगैर किसी बायस के पढ़ेंगे तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि ये आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तब्दीली, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेकर आएगी। एंड यू नेवर नो कि ये तब्दीली बिल आखिर आपकी जिंदगी बदल दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye and don't forget to share Book Buddies video with your friends and family. इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इवन के महाभारत और रामायण देख रहे होते हो, क्योंकि अभी रामायण हम लोगों ने स्टार्ट की है न्यूज़ एंड अपडेट पर, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्वभाव से लेकर हर चीज़ से लेकर। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम कितनी देर तक उसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। हमें बड़े उतार चढ़ाव तो हमारे मिजाज में ही आते रहते हैं। एक दिन में हमारे इमोशंस कुछ और होते हैं, दूसरे दिन कुछ और होते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जो उन्होंने बीच में मतलब जैसे वो बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में विजुअल्स चल रहे थे जो हम लोग आज का रामायण में देख रहे हैं। और बाद में जो उन्होंने की पॉइंट्स बताया, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यार देखें, अच्छी चीज़ें जो है ना, आप जब सीखने पे आते हैं ना, तो आप ना हर चीज़ में ना कुछ अच्छा जो है ना वो ढूंढ ही लेते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर और आपके जो है ना उस टाइम जो आपके दिमाग में एक पैटर्न चल रहा होता है ना, ये सारी जो है ना उस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना बेसिकली सोच क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अभी जैसे हमने महाभारत देखी, तो महाभारत में आपको जो है ना नज़र आता है कि भाई सारी चीज़ें यानी जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है ना, उसमें अगर महाभारत का देखा है जो मर्ज़ी हो जाए, एंड पर वो सारे जो है वो इकट्ठे बैठ गए थे, ठीक है ना। धृतराष्ट्र की बात की जाए, पांडु पुत्रों की बात की जाए, तो एंड पर उनकी सुलह ही हुई थी। फिर उसके बाद वो वनवास पे चले गए और उसके पे भी उन्होंने रोका। और अगर इसमें भी बात की जाए, रामायण में बात की जाए, क्योंकि अभी तो हमने जो है वो शुरू की है,
कठिनाइयाँ आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन द एंड जो है ना अच्छाई जो है वो हावी पड़ ही जाती है बुराई पे। हालांकि रावण जो है भाई बहुत ज्ञानी था, बहुत उसके पास नॉलेज था, इवन के शनि देव जो हैं उनको भी उसने काबू में जो है वो किया हुआ था अपने। तो फिर भी उसके बावजूद जो है उसकी हार हुई ना, तो इन द एंड क्रक्स यही निकलता है कि भाई आप जितने मर्जी बड़े पहलवान हैं, लेकिन इन द एंड जो है ना वो बुराई पे अच्छाई जो है हावी हो ही जाती है। राम जी की भी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो भाई ज़िंदगी उनकी भी बेशक वो विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ जो है वो देखनी पड़ी। जैसे बीच में वनवास की जो है वो बात होती है कि वनवास पर के एक राज्य छोड़ के जाना, बसा बसाया घर छोड़ के जो है वो 14 वर्षों के लिए जो है वो चले जाना इजी टास्क नहीं है। उसमें आपके साथ बहुत कुछ जो है वो होता है। जैसे सूर्पनखा वाली जो है वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और वो किस तरह पहुँचती एक बहुत बड़े युद्ध तक जो है वो पहुँच गई। हालांकि वो वनवास भी अगर देखा जाए वो एक मकसद से ही था कि वो जो है रावण का उन्होंने वध करना था और वो सारी चीज़ें वहाँ से होकर गुजरनी थी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, फिर वो सब कुछ होता है। बट अगर जैसे हम रामायण और महाभारत दोनों में देखें ना, दोनों में पुत्र मोह ही था। कैकेयी को भी पुत्र मोह था और वहाँ पर धृतराष्ट्र को देखें तो उनको भी पुत्र मोह था। तो पुत्र मोह जो है वो कहीं ना कहीं पर मतलब जो भी चीज़ें लाइक अगर आप बैलेंस आउट कर देते हो तो चीज़ें ख़राब होती हैं। हालांकि अभी जैसे हम लोगों ने रामायण सीरीज़ देखना शुरू किया है तो उसमें मतलब तीनों माएँ एक दूसरे के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ किसी के माइंड में आएगा। महाभारत में भी महाभारत में तो वैसे वाकई में दोनों उनके तो माइंड में आता ही नहीं है ना, दोनों माएँ वो तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई डिमांड करती ही नहीं है। लेकिन खैर कहना मैं ये चाहूँगी कि वाकई में आपको जितनी भी आप इस तरह की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो आपको बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिलता है। और महाभारत और रामायण भी मैं कहूँगी ऐसी आप कह लो कि कथा है कि जहाँ पर आप आई थिंक कथा ही बोलेंगे ना इसको, बिल्कुल, तो कि जहाँ से आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर आपको शामिल करना है। डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से देखते हो और समझते हो चीज़ों को। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप क्या कहने इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।